नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत ने सियासत को अचानक से गर्म कर दिया है। बीजेपी के खेमे की यदि बात करें तो उनको बूस्टर डोज लगा है। आम चुनाव में आशा के अनुरूप नतीजे न दे पाने का सारा मलाल धुल गया और कांग्रेस के उत्साह का जो बलून था वो पिचक गया। जाहिर है कि उसके दायरे में एमपी भी आए बिना कैसे रह सकता था। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा की दादरी, भिवानी, तोशाम, झज्जर और भवानी खेड़ा में रोड शो और जनसभाएं की थी। बीजेपी ने चारों सीटें जीत ली। डॉक्टर यादव ने 3 अक्टूबर को भिवानी व तोशाम और 26 सितंबर को दादरी और भवानी खेड़ा में चुनावी सभाएं की थी। जम्मू की सांबा सीट पर भी वे 22 सितंबर को गए थे, जहां से बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया को जीत मिली। जाहिर है कि ऐसे में उनकी पार्टी में उपयोगिता और प्रगाढ़ हुई है। अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। महाराष्ट्र ने आज एक ऐसी फ्लाइटेड बॉल मोहन जी की तरफ उछाल दी जिस पर सिक्सर लगना तय था। वो था शिवसेना नेता संजय राउत का बयान कि एमपी में लाडली बहना योजना का पैसा नहीं आ रहा है। तय था कि सीएम उस पर जमकर स्ट्रोक लगाते और उन्होंने लगाया भी। यानी महाराष्ट्र में भी उनके भरपूर इस्तेमाल की पटकथा खुद शिवसेना ने लिख दी। इसके अलावा एमपी की 2 सीटों विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर भी एमपी बीजेपी उत्साहित है। यहां भी उपचुनाव इन्हीं राज्यों के चुनाव के साथ संभावित हैं। उन इलाकों का मोहन यादव ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव भले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए हों, लेकिन केंद्र में आ गया एमपी। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि बीजेपी के आगामी यज्ञों में एमपी की आहुति कितनी और होगी। मोहन यादव का इस्तेमाल कितना और कैसा करेगी पार्टी। क्या उन्हें जिन समीकरणों को ध्यान में रखकर सीएम बनाया गया था उसकी अच्छे अंकों वाली मार्कशीट वे ले आए हैं। बात लाडली बहना की भी करेंगे, जिसके काउंटर में महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। युवाओं को लाडला भाई योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। 12वीं पास युवाओं को 6,000, डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को 8,000 और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए युवाओं को 10,000 प्रति महीने तक मिलेंगे। सवाल इस पर भी कि क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बिहार जैसा मानस रखना पड़ेगा कि सीटें भले ही ज्यादा आएं लेकिन सीएम पद ना मिले तो भी बेहतर। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बहुत तेजी से फ्रंट फुट पर ला दिया। पार्टी की रीति नीति पर जो दबे दबे सवाल उठ भी रहे थे, उन सब पर अब ताला पड़ गया। महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी के विरोधी सहमे हुए। एमपी भी इस यज्ञ की आहुति से अछूता नहीं है। आज तो महाराष्ट्र से अचानक एक लूज बॉल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए उछाली गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि लाडली बहना योजना का पैसा महिलाओं को नहीं दे रही एमपी सरकार। ये ऐसी बॉल थी जिसे क्रिकेट की भाषा में पूरा वक्त लेकर खेलकर बाउंड्री के पार किया जा सकता था। डॉक्टर मोहन यादव ने वही किया। न केवल लाडली बहना का जिक्र किया बल्कि उसमें जनजाति समाज और दीगर महिलाओं को भी शामिल कर लिया। बीजेपी महिला मोर्चा तो पुलिस के पास एफआईआर करवाने भी पहुंच गया। संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों के खाते में डाली। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। दरअसल सवाल सिर्फ बड़े राज्यों के चुनाव का नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एमपी की 2 विधानसभा सीटों को भी भारी मार्जिन से जीतकर यह दिखाना है कि बुधनी और विजयपुर की जनता उनके साथ है। इसलिए दोनों वहां ताबड़तोड़ दौरे और सौगातों की बौछार करने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस इन दोनों सीटों को लेकर दावा जरूर कर रही है कि उसकी रणनीति बहुत तगड़ी है, लेकिन जिस तरह से एमपी में कांग्रेस संगठन की हालत है, उसे देखकर इस दावे में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम ही नजर आता है। जो सरकार कर्ज पर आधारित है, 1-2 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लेके तनख्वाहें बांट रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो योजनाओं की बात करें। योजनाओं का घोषणा करना और योजनाओं को पूरी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। योजनाएं कैसे पूरी हों उस पर सरकार को काम करना चाहिए। बुधनी में अरुण यादव जी के साथ एक टीम का हमने गठन कर दिया है।
विजयपुर में भी जो है वहाँ पर भी एक टीम का गठन कर दिया है, तो वहाँ पे हमारी भी तैयारी है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। आम चुनाव के नतीजों ने जो थोड़े बहुत कंधे बीजेपी के झुकाए थे और सवाल खड़े हो रहे थे, उन सभी का जवाब हरियाणा से मिलने के बाद देश भर में बीजेपी नेताओं का उत्साह चरम पर है। जाहिर है कि भला इससे अछूता एमपी भी कैसे रह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करा दूं आपसे, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मृणाल पंत, बीजेपी के बहुत विद्वान ऊर्जावान, माफ कीजिए कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृणाल जी का। दूसरे मेहमान है योगेश गुप्ता, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। योगेश जी का भी स्वागत। और तीसरे हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे हम आज मृणाल पंत जी से। मृणाल जी, चुनाव के नतीजे हरियाणा में आए, जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन जो उसके आफ्टर शॉक है वो यहां तक भी पहुंचे क्या कांग्रेस के लिहाज से, एमपी तक? नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पुनः सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पे वो चुनाव जीते हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास है, हाफ वे से एक नंबर ज्यादा उनके पास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कोई बहुत बड़ा धक्का लगा। हाँ, बहुत अप्रत्याशित हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम मान रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, पर यह बात भूली नहीं जा सकती कि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत भी हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले साल जब उनकी सरकार थी, उनके सहयोगियों के साथ मिलाकर जो वोट प्रतिशत था उसमें कमी आई है। भले इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट बढ़ा है, और भाजपा और कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज में 1% से भी कम का अंतर रह गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर उस राज्य में जहां एक तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला है, वहां लगभग बराबर की फुटिंग पे दोनों पार्टियां हैं, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। इसलिए हालांकि हमें इस बात का अफसोस जरूर है, चिंता जरूर है, हमें ये परिणाम अप्रत्याशित जरूर लगते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि एक पार्टी के तौर पे हमारी साख को, पार्टी के तौर पे हमारे जमे हुए पांव को कोई धक्का पहुंचाए। मृणाल जी, लेकिन एक सप्लीमेंट्री ले लेता हूं मैं कि पढ़ाई कितनी की ये महत्वपूर्ण थोड़ी है, मार्कशीट महत्वपूर्ण होती है ना भाई। पढ़ाई कितनी की, मार्कशीट जो है वो नंबर बताती है, वो नंबर बीजेपी के दिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी। अगले 5 साल हरियाणा में उनकी सरकार रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो समय है वो पहले से उनकी सरकार बनी हुई है। यहाँ तो उपचुनाव का सवाल है, और जब उपचुनाव का सवाल होता है तो सरकार के बनने और बिगड़ने का सवाल नहीं है। सवाल केवल इतना है कि इस छोटे कार्यकाल में सरकार ने जो साख अर्जित की है, प्रदेश के मतदाता उस साख के आधार पर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा के चुनाव की परिस्थिति उपचुनाव की स्थिति से बिल्कुल अलग है। हाँ, हरियाणा में नई सरकार बननी चाहिए थी, 10 साल के बाद बननी चाहिए थी। हमें पूरा भरोसा था, एक एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पे थी, दिखाई भी दे रही थी। इसीलिए तो 9 मंत्री हरियाणा में सरकार के हार गए। इसीलिए तो 40 से ज्यादा टिकट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सिटिंग मौजूदा विधायकों के और उन लोगों के जो पिछली बार चुनाव लड़े थे मिलाकर बदलने पड़े। ठीक है, आऊंगा अब आपके पास, पर्याप्त वक्त दिया। एक बार योगेश जी करते हैं। योगेश जी ये कह रहे हैं कि भाई आप ये मत समझो अगर इनकी मार्कशीट में नंबर कम भी आ रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट कम है या पढ़ाई कम की है। वो कह रहा है बहुत पढ़ाई की है, लगभग बराबर चल रहे हैं आपके साथ, ये और बात है कि मार्कशीट आपकी ज्यादा अच्छी। देखिए प्रवीण जी, हरियाणा के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत इसलिए मानी जाएगी कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तीसरी बार वह प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर राज्य, हर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद मिलता जा रहा है। जहां हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें कि इनके कांग्रेस के जो युवराज थे, इन्होंने जो सवाल उठाए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, अग्निवीर, किसान, जाट, दलित, पहलवान, सभी सवालों का मुंह तोड़ जवाब हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश देकर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के 3-4 प्रमुख कारण हैं जो मैं उजागर आपके माध्यम से करना चाहूंगा, जिसमें सबसे बड़ा पहला कारण है कि हरियाणा में जो 19 से ज्यादा निर्दलीय विरोध में कांग्रेस के उतरे, उन्होंने इनका थोड़ा सा खेल बिगड़ा, 15 सीटें उन्होंने अफेक्ट करी। हरियाणा में कांग्रेस का इतना लचर संगठन था कि कई बूथों पर इनके कार्यकर्ता नदारत थे,
शैलजा और खट्टर के बीच में तनातनी एक कारण रही। वहीं तथाकथित इंडी गठबंधन की इनकी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो ये तो मुख्य कारण थे। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की जन हितों से जुड़ी हुई जो नीतियां थी, जिनके ऊपर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन नीतियों को पुनः हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो धारा 370 पर भी वहां की जनता ने एक तरफा मोहर लगाई है। वहां भारतीय जनता पार्टी की न केवल पिछले इलेक्शन के मुकाबले 4 सीटें बढ़ी है, बल्कि वोट शेयर भी बढ़ा है। और निश्चित रूप से ठीक है, आऊंगा योगेश जी। तीसरे मेहमान को इनका लेते, बहुत देर से उनके पास गए नहीं। शरवण नगेले हमारे साथ है। शरवण जी, फिर से आप डिबेट को एमपी पे ले आते हैं, रीजनल चैनल है हमारा एमपी छत्तीसगढ़ का। मोहन जी को जो टास्क दिया गया था या जो जिस संकल्पना के साथ उन्हें सीएम बनाया गया था, वो मार्कशीट कैसी लेके आए इस इलेक्शन से, क्या लगा आपको? एमपी के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए माननीय प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया तो वो पूरा सोच समझकर और भारतीय जनता पार्टी और संघ की रणनीति के तहत बनाया उनको, क्योंकि उस वर्ग से आते हैं, वो एक यादव समुदाय से आते हैं, श्री कृष्ण के वंश हैं वो। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो उनका वहाँ पर भरपूर उपयोग किया गया था, ये भी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो उसमें ठीक है, वहाँ आशातीत सफलता नहीं मिली, लेकिन जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ तो उनको सफलता मिली। और जहाँ तक बात अभी हरियाणा की है, तो हरियाणा में भी आपने भी अपने पैकेज में दिखाया कि वो जहाँ जहाँ गए वहाँ चुनाव जीते। जहाँ तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात है, तो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं या जो मध्य प्रदेश में अभी होने वाले हैं, बुधनी का और विजयपुर का, तो जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, वो मार्कशीट उनकी अच्छी साबित होना चाहिए। ऐसे वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी रणनीति बना रहे हैं, ऐसे दौरे कर रहे हैं। मैं हाल का आपको बुधनी विधानसभा क्षेत्र का बताऊं कि वो भैरूदा गए थे। भैरूदा एक बिल्कुल एक रिमोट एरिया है, शहरी इलाका नहीं है। वो सिर्फ वहाँ इसलिए गए थे डॉक्टर मोहन यादव कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनसे आग्रह किया था, तो और साथ में डिप्टी सीएम ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। ये मैं संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ कि गांव के कामकाज ग्रामीण विकास से ज़्यादा जुड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री से, इसलिए तीनों लोगों ने साथ में वहाँ पर काम किया। और यही स्थिति विजयपुर की है। विजयपुर में जो सीताराम आदिवासी थे, वो अब बीजेपी के तो थे ही वो, अब उनको एक आयोग का, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इसलिए दोनों सीटें विजयपुर और बुधनी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निकलने की संभावना दिख रही है। एक बार मृणाल जी को इन करते, फिर एमपी के संदर्भ पे ले आते हैं उन्हें भी। मृणाल जी, इन्हीं दोनों सीटों की बात कर लेते हैं। बुधनी में दो तरफा मुकाबला आपका होगा, 2 से 1 तो बीजेपी के संगठन से भी, मतलब जिसमें मोहन यादव जी सीएम वो भी इंक्लूड है, और दूसरे शिवराज सिंह चौहान जिनकी जड़ें वहां पर बहुत गहरी हैं। ऐसे में आपको वहां से कोई उम्मीद लगती है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बुधनी की जनता के सामने भी यही सवाल है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी जो सभा संबोधित की, वहां पर कहा कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो शिवराज सिंह जी की देन। तो बुधनी की जनता के सामने पहली बार मुख्यमंत्री जी ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, उनका खुद का और उनके केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश की जीत में कोई लेना देना नहीं था। वो तो अगर शिवराज सिंह चौहान जी लाडली योजना, महिला राजनी बहना योजना लेकर चुनाव के पहले नहीं आते, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनती। अब ये स्वीकार करने के बाद कि मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के कारण ही बनी है, इनको दूध की मक्की में से फेंक कर निकाल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यही तो मसला है वहां का, बुधनी का। बुधनी की जनता को इसी बात का निर्णय और इसी बात का प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी से लेना है कि उन्होंने जो वोट दिया था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया। उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था। तो केंद्रीय उन्होंने वोट एक प्रत्याशी के नाते शिवराज सिंह चौहान जी को भी नहीं दिया था। उन्होंने वोट दिया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरफा अहंकार में बुधनी की जनता के उस वर्डिक्ट का, उस जनादेश का, उस निर्णय का अपमान करके उनके साथ धोखा किया है। ये धोखे का बदला बुधनी की जनता को लेना है, और हमें विश्वास है कि बुधनी की जनता इस धोखे का बदला लेकर भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब बराबर करेगी। ठीक है, योगेश जी को इन करते हैं। योगेश जी, आज के एक और विषय पर आता हूं जो जिस पर हमने केंद्रित भी रखा है। बड़ी एक क्रिकेट की भाषा में एक फ्लाइटेड बॉल आ गई आपके पास शिवसेना की तरफ से, मतलब जो सबको ही दिख रहा था कि बहुत ऐसी फ्लाइटेड है कि जिसमें बैट्समैन को बहुत वक्त मिलता है कि इसको
किस दिशा में मारना है, माने मिडॉन या मिडॉफ, और उन्होंने 6 रन मारे भी, वो था लाडली बहना। उन्होंने कह दिया कि एमपी में लाडली बहना को पैसा नहीं मिल रहा है, और मज़े आ गए, आपको भी, सीएम को भी मज़े आ गए, और तुरंत तत्काल बयान दे दिया। तो ये कहना है मृणाल जी का कि भाई ये योजना जो है वो तो आपको यहाँ कारगर हो गई, महाराष्ट्र में होगी कि नहीं होगी, या इसी योजना हम मान के चलें कि ये एजेंडा वहाँ भी बना लोगे आप लोग? देखिए प्रवीण जी, कुछ इसी तरह की बात कांग्रेस के नेता 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना को सरकार बदलने के बाद बंद कर देगी। लेकिन निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कई बार सार्वजनिक मंचों से ये घोषणा कर चुके हैं कि जो योजनाएं हमारे संकल्प पत्र में शामिल है वो एक भी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि धीरे धीरे इस लाडली बहना योजना की जो राशि अधिकतम 3,000 है उसको बढ़ाकर 5,000 तक ले जाएंगे। हम लखपति दीदी को काम कर रहे हैं, हम ड्रोन दीदी बना रहे हैं, हम भारिया सहारिया समूह की महिलाओं को 1,500 रुपए महीने अतिरिक्त दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जनहित से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं, उनके योजनाओं का जो बजट का प्रावधान है, जुलाई 2024 में जो बजट अभी पास हुआ है उसमें 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि सिर्फ लाडली बहना योजना के लिए समायोजित की गई है। तो ये सब देखने के बाद भी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस ने अपनी पद्धति बना लिया है। और मैं ये समझता हूं कि बुधनी विधानसभा सीट के संदर्भ में अगर बात की जाए तो माननीय शिवराज जी 2003 से लगातार वहां से बुधनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो तो यही तो कह रहा है कि नाराज है वहां की जनता के शिवराज जी को आप लोग। इसी प्रकार की बात कांग्रेस के लोगों ने जब मार्च 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी तब भी कही थी कि गद्दार, बदला, धोखा, ये सब बातों के बाद भी 28 उपचुनावों का परिणाम क्या निकल के आया था। वहां की जनता ने उन्हीं लोगों को चुनकर पुनः विधानसभा में भेजा था और वो मंत्री भी बनाए गए। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की एक मुंगेरी लाल वाली जो हसीन सपने सोच है उस पर भी ठीक है। एक बार सरमन जी को इन करते सरमन जी, ये बड़ा आपको जो हमने शब्द इस्तेमाल किया कि बड़ी लूज बॉल नहीं आई आज शिवसेना की तरफ से, मतलब ये तो तय है, वो देखते भी होंगे बड़ी, क्योंकि बीजेपी कोई भी कार्यक्रम इवेंट की शक्ल में होता है, बड़ा मैक्सिमाइज करती है वो चीज़ों को। तो बाहर रहने वाले लोग भी, माने एमपी से बाहर के लोग भी देख रहे होंगे कि हाँ ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आयोजन कर रहे हैं, बड़ा तामझाम के साथ कर रहे हैं। तो ये लूज बॉल सा नहीं लगा आपको ये वाला आरोप कि एमपी में लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल रहा? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ना केवल लूज बॉल है बल्कि ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसके कि संजय राउत जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी जो सोशल मीडिया की जो उनकी विंग है वो कितना उनको अपडेट करती, कितना नहीं करती, और कितना वो अध्ययन करती दूसरे राज्यों का, कितना नहीं कर रही, ये जग जाहिर हो रहा है। ये जाहिर होता है कि वो सिर्फ बयान देने में माहिर है, कुछ भी बयान दे दो, कहीं भी दे दो, किसी भी तरह का दे दो, लेकिन जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बयान आता है तो डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि वो बहुत बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान देते हैं और वो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जरा भी कुछ ऐसी बात होती है तो उन्होंने जो है ना तुरंत प्रतिक्रिया भी दी। अब जहाँ तक ये विषय आ रहा था वो कि 2 विषय में रख दूँ, दोनों प्रवक्ताओं से जुड़े हुए। एक तो प्रवक्ता महोदय ने ये कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और उनको बधाई। मेरा ये कहना है कि पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का, पवन खेड़ा का, जयराम रमेश का, उन्होंने कहा कि हम ये जीत को स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ। और साथ में हम ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं कहा था उन्होंने। आज उन्होंने ईसीआई को बाकायदा पूरा डेलीगेशन, उसमें हुड्डा, उसमें भान, उसमें अशोक गहलोत, तमाम सारे लोग गए थे। तो एक तो ये, दूसरा जो दूसरे विद्वान प्रवक्ता ने कहा ड्रोन दीदियों वाला विषय, और खट्टर का जोड़ दिया शैलजा से। तो दोनों में मेरा ये कहना कि एक तो ड्रोन दीदियों के संदर्भ में मेरे साथ कोई भी बीजेपी या कांग्रेस का प्रवक्ता बैठे, कम से कम मेरे साथ तो संदर्भ में उसमें विषय पर बात ना करें, क्योंकि मैंने उस पर लगभग बहुत लंबी रिसर्च की है अपनी टीम को लगाकर। पूरे न केवल मध्य प्रदेश का, पूरा देशव्यापी मेरे पास ड्रोन से संबंधित अध्ययन है। और जो खट्टर से संबंधित उन्होंने एक जोड़ा था शैलजा से, उसको अपनी वो त्रुटि को दुरुस्त कर ले। ठीक है, एक बार मृणाल जी को इन करते हैं। मृणाल जी, यही जो बात हमने कही उसी सवाल को थोड़ा सा उसका तर्जमा बदल के आपकी तरफ आता हूँ कि ये एक ऐसा आरोप था जो निहायत झूठा था, मैंने खुली आंखों से दिखने वाला झूठा था कि यहाँ लाडली बहना का पैसा एमपी सरकार ने रोक लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब आप देखिए कि बीजेपी कैसे मैक्सिमाइज करती है। सीएम ने उसमें एक और पॉइंट जोड़ा, अगर आप उनकी बात आपने ध्यान से सुनी हो तो उन्होंने रानी दुर्गावती के बोलते हुए मतलब जनजाति समाज को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, और इनकी जो महिला विंग है
वो FIR कराना ही पहुंच गई। माने ये इतनी जल्दी लपक लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि फायदा इन्हीं का हो जाता है ऐसे आरोपों से? देखिए क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी का वादा क्या था कि लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए देंगे। अब जब से ये योजना चालू हुई है और नई सरकार बनी है, उसके बाद से मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के करीब 18,000 रुपए ड्यू हो गए हैं, जो इस सरकार को सरकार बनने के बाद दे देना चाहिए था। 3,000 रुपए तो दिए नहीं जा रहे और 5,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि ना तो उन्होंने लाडली बहनों से किए हुए वादे को निभाया है, बल्कि मध्य प्रदेश में जो शेष वर्ग हैं उनके साथ भी एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ किए हुए वादे को निभाया है। शिवराज सिंह जी ने भरोसा दिलाया था अतिथि शिक्षकों को उनको पूर्णकालिक बनाएंगे, उनको लाठियां मारी जा रही हैं, रात के अंधेरे में लाइट बंद करके गोलियां चलाने की धमकी दी जा रही हैं। SC ST छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना की छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं। जो ठेकेदार थे उनके भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। तो आखिर सरकार चल कैसी रही है? बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो बात यही है कि ना तो लाडली बहनों के साथ किया गया वादा पूरा हो रहा है, उनके खाते में 3,000 रुपए नहीं जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3,000 रुपए नहीं डाल के उनके साथ धोखा कर रही है। ये तो स्वतः प्रमाणित है। अब जवाब ले लेते योगेश जी, जवाब दे दीजिए। और वो कुछ ऐसे ध्वनित हो रहा शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत सारे जो उदाहरण आपके सामने रखे संदर्भ, उससे लग रहा है कि बड़े हाहाकार किससे माहौल है भाई MP में, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए 2003 का मिस्टर बंटाधार का मध्य प्रदेश और वर्तमान में आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश अपने विकास की गाथा स्वयं लिए रहा है। लाडली बहना के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हमने वादा किया था हमारी लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह देंगे। हमारे संकल्प पत्र में ये वचन शामिल है और निश्चित रूप से वो आगामी आने वाले वर्षों में दिया जाएगा। हमने अपने सारे वादे जो मध्य प्रदेश की जनता से किए वो 5 वर्ष के लिए किए हैं। अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को मात्र 9 महीने हुए और 9 महीने में जिस प्रकार से वो फ्रंट फुट पर आकर पिच पर खेल रहे हैं, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश की दिशाहीन दशा बदल देंगे और आगामी 5 सालों में मध्य प्रदेश का जो सूरत हाल होगा वो खुद बयां करेगा अपने विकास की कहानी को। हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नए रोज सृजन किए जा रहे हैं। रीजनल समिट के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास है, जिनके लिए 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का न केवल निवेश आया बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं ग्लोबल समिट जो मार्च 2025 में होगी उसके समक्ष जब ये रीजनल समिट के आंकड़े रखे जाएंगे, निश्चित रूप से विदेशी निवेशक भी उस आंकड़ों को देखकर उत्साहित होंगे और आगामी वर्षों में कई ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में चालू होने वाली है जिससे हमारा स्किल्ड जो 50,000 से ज्यादा स्किल्ड वर्कर आज ट्रेंड हो चुका है। एक बार सरवण जी को मोटी सारी बातें ले ली आपकी योगेश जी। एक बार सरवण जी, जिस तरह से ये सवाल या ये आरोप आया महाराष्ट्र से, माने ऐसे लग रहा है कि वहां भी ये मसला लाडली बहना और लाडली भैया जो हो ये सब है, ये एजेंडा बन सकता है चुनाव का। मतलब ये मान के चल रहे होंगे विपक्ष भी कि ये गेम चेंजर होगा। देखिए माननीय जी प्रवीण जी, इसलिए भी होगा कि आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो बहुत सारा जो जिले हैं वो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। बुरहानपुर लगा हुआ है, खंडवा लगा हुआ है, छिंदवाड़ा लगा हुआ है, बैतूल लगा हुआ है। बहुत सारे जिले जो है ना महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं। तो और तो उसका सीधा सीधा असर जो है ना लाडली बहना योजना का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और चूंकि बहुत सारे जो समुदाय हैं उनके लोग वहाँ रहते हैं, उनकी बेटी वहाँ रहती, बेटा वहाँ रहता है, परिवार रिश्तेदार, इसका कहीं ना कहीं पूरा एक असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस जो आपने बोला लूज बॉल, उसको लूज बॉल को बहुत जल्दी उनने लपका और खेला और सिक्सर मार दिया। ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस विषय को जो लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश विधानसभा में जो गेम चेंजर हुई थी, ये लोग महाराष्ट्र में उसको बहुत प्रभावी तरीके से उसको इनकेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पकड़ती है चीज़ों को। देखिए आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव में जब वो मतलब आपको कैसे उनको चीज़ों को पकड़ना है, वो पकड़ने में माहिर हैं और उसका लाभ वो लेने में माहिर हैं। ये बात एक बार मलाल जी के पास जाते हैं। मलाल जी, ये थोड़ा वीकनेस आपको नहीं लगती है आपके अंदर कि वो उन्हें कहाँ कितना मैक्सिमाइज करना है या कैसे काउंटर करना है?
वो मास्टरी जो है, इतनी साल पुरानी पार्टी आपकी हो गई, अभी तक आपको लगता है कि उस तरह से नहीं आई, उतनी आक्रामकता के साथ नहीं आई आपके अंदर? प्रवीण जी, वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेताओं को इस बात का जवाब दिए नहीं बन रहा है कि 3,000 रुपए मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में क्यों नहीं जा रहे। इसलिए तो मोहन यादव जी की मदद लेनी पड़ी। अगर ये बॉल लूज होती तो महाराष्ट्र के नेता ही नहीं खेल लेते भारतीय जनता पार्टी के। उनको मध्य प्रदेश से खिलाड़ी बुलाना पड़ रहा है इस बॉल को खेलने के लिए। इसका मतलब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाली तीनों पार्टियों का गठबंधन गंभीर संकट में है। सरकार बनाने में उनको मुश्किल आ रही है। जहां तक योजनाओं का सवाल है, ये बात भी देश का मतदाता जानता है कि लाडली बहना योजना कांग्रेस की कर्नाटक में लाई गई गृह लक्ष्मी योजना की नकल की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। वो तो कांग्रेस के दबाव में महिलाओं के हित में इस तरह की योजनाएं लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ा। अन्यथा इनके वक्त कम बचा। योगेश जी, क्लोजिंग के लिए आपके पास आऊंगा। एक क्लोजिंग रिमार्क योगेश जी का। योगेश जी, क्लोजिंग रिमार्क सुन लिया आपने मृणाल जी को, बताइए। सरकार है कितने महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए प्रति माह कांग्रेस ने डाल दिए अभी तक, मैं पूछना चाहूंगा। दूसरा, कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सशक्त संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हर चुनाव में मैदानी रण को पता करने के लिए पूरी तरह आशान्वित नहीं होती, बल्कि योगेश जी, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा आपको, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात, जैसे शर्मन जी ने भी कही और लगभग सब इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि बीजेपी बहुत मास्टर है ऐसे किसी मसले में, अगर उससे कोई लूज बॉल मिलती है तो कितना मैक्सिमाइज करना है, किस हद तक खींच के ले जाना है, ये इसमें उनको महारत है और कई बार यही परसेप्शन बिल्डअप भी कर देता है उसके पक्ष में। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।